मेरे को लगा वो है टेस्ट सीरीज, जो कि एक थॉरो एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज रहता है गेट मेंटर में, जो कि मतलब बहुत एक्चुअली हेल्प करता है कि आपको रियलिटी में जानने के लिए कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हो एज ऑफ टुडे, अगर आप गेट की एग्ज़ाम दो तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से करिए। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। एक ब्रेटन साइकिल था जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर था 1200, मिनिमम टेम्परेचर था 300, प्रेशर रेशियो था 9। करेक्ट है। यहाँ पे हमने यूज़ किया था इंटरकूलर एंड रीहीटर। तो ये वाला सवाल आप पहले सॉल्व कर चुके थे, जिसमें हमने इंटरकूलर और रीहीटर दोनों को यूज़ किया था। वो क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, राइट। कल मैंने इसमें ऐड किया था एक रीजनरेटर ऑफ इफेक्टिवनेस 0.8। तो दो सवाल हो गए। पहला सवाल जिसमें इंटरकूलिंग और रीहीटिंग हमने यूज करी थी, करेक्ट है। और दूसरा सवाल में क्या हो रहा है, इंटरकूलिंग और रीहीटिंग के साथ साथ में हम रीजनरेटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और साइकिल थी अपनी सिंपल ब्रेटन साइकिल, एक और साइकिल थी हमारी सिंपल ब्रेटन साइकिल, जिसमें हमने ना रीहीटिंग किया था, ना इंटरकूलिंग किया था, और ना ही रीजनरेशन किया। तो 3 साइकिल आ गई। अभी अपन इन तीनों साइकिल को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं सिंपल ब्रेटन साइकिल। सिंपल ब्रेटन साइकिल that is the simple Brayton cycle 1 2 3 4, and the rp is given as equal to 9, right. so सिंपल ब्रेटन साइकिल है तो मैं डायरेक्टली इसका एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ 1 माइनस आर पी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, एंड इट इज कमिंग आउट इक्वल टू कितना आया था 46.6% आ गया था। क्लियर। इसमें नेटवर्क कितना मिला वो भी मैं निकाल सकता हूं। नेटवर्क हो जाएगा एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाई, राइट, दैट इज 0.466 सीपी इंटू T3 माइनस T2। क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। T3 मेरे को पता है 1200 है, 1200 है, और T2 कितना आया था, हाँ 562.00। तो सिंपल ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी आई 46% और वर्क आउटपुट आया 298.9 किलो जूल पर केजी, राइट। चलिए, ये अपना सिंपल ब्रेटन साइकिल हो गया। अब इसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं ब्रेटन साइकिल विथ रीहीट एंड इंटरकूलर। करेक्ट है। चलिए, ब्रेटन साइकिल विथ रीहीट एंड इंटरकूलर।
प्रेशर है P2, PI, PI एंड P1। क्या ये साइकिल सही बनी है इंटरकूलिंग और रीहीटिंग को कंबाइन करने के बाद? हाँ सही बनी है। ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कल सॉल्व कर चुके थे, तो अब फटाफट अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। यहाँ पे मेरे को टेम्परेचर मिल रहा है T1 इक्वल टू T3 एंड दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन, राइट। इसके बाद मेरे को टेम्परेचर मिलेगा T2 इक्वल टू T4, कितना आया? कितना? ये सब क्वेश्चन कल का किया हुआ है ना बेटो। 410.6 केल्विन। इसके बाद 1 2 3 4 हो गया। मेरे को मिलेगा T5 इक्वल टू T7, T5 इक्वल टू T7 एंड दैट इज 1200 केल्विन, राइट। नाउ T5 और T7 हो गया। T6 इज इक्वल्स टू T8, कितना आया? 876.7 केल्विन। एम आई क्लियर? चलिए, हीट सप्लाई कितना हो रहा है एंथैल्पी के टर्म में बता दो मेरे को। नहीं, एंथैल्पी के टर्म में फॉर्मूला क्या आएगा वो बता दो। H5 माइनस H4 प्लस H7 माइनस H6। सॉल्व किया, कितना आंसर आया था इसका? 1118 118, हाँ 118 है ना, 111.2, ठीक है। ये मेरा आ गया हीट सप्लाई, राइट। हीट रिजेक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा? H8 माइनस H1, वेरी गुड, H2 माइनस H3 एंड दैट इज इक्वल टू 690.7 किलो जूल पर केजी। तो डब्ल्यू नेट आया हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, तो डब्ल्यू नेट आया कितना? 427.4 और एफिशिएंसी आई 38.2%। तो बेटा जब आपने इंटरकूलिंग और रीहीटिंग का इस्तेमाल किया तो एफिशिएंसी जो थी वो ब्रेटन साइकिल, सिंपल ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी की तुलना में बहुत कम हो गई, करेक्ट है। अब तीसरा काम अपन इसमें करके देखते हैं कि अब क्या इफेक्ट पड़ता है। थर्ड, इंटरकूलिंग, रीहीटिंग एंड रीजनरेशन। तीनों लगा रहे हैं भाई, तभी तो समझ में आएगा अंतर। तीनों लगा रहे हैं, इंटरकूलर भी है, रीहीटर भी है और रीजनरेटर भी है। साइकिल में क्या अंतर आएगा? कहां कहां पे 2 पॉइंट आएंगे? 8 और 1 के बीच में आएगा। चलो वेरी गुड, 8 और 1 के बीच में एक पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट कहां पे आएगा? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? योगेश्वर बेटा समझ में आ रही है बात? तेरे को समझ में आ रही है बात? तो बस बन गया। एक पॉइंट मैं यहां पे ले लेता हूं 4 और 5 के बीच में, ये आ गया 9 और ये आ गया 10, करेक्ट है। 1 से लेके 8 तक टेम्परेचर अपन निकाल चुके थे, दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 से लेके 8 तक के टेम्परेचर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसको दोबारा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है।
अरे यार, ये टेम्परेचर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो अब मेरे को निकालना है टेम्परेचर एट पॉइंट 9 एंड एट पॉइंट 10। कैसे निकलेगा टेम्परेचर एट पॉइंट 9 एंड पॉइंट 10? बताओ, फॉर्मूला बोलो। तो अभी एक्चुअल मैक्सिमम मेरे को नहीं मालूम, अभी मेरे को T1 T2 T3 T4 मालूम है। एक्चुअल हीट ट्रांसफर कितना हुआ रीजनरेटर में? T रॉन्ग रॉन्ग, T5 से 9 से 5 तक बेटा रीजनरेटर में नहीं हुआ है। ये तो इसके लिए फ्यूल जलाना पड़ा है मेरे को। रीजनरेटर में हीट ट्रांसफर कहां से कहां तक हुआ है? 4 to 9। तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर क्या हो गया? T4 माइनस T9। H4 माइनस H9 होता है, CP कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं T4 माइनस T9 लिख दिया। और मैक्सिमम कितना हो सकता था? वेरी गुड बेटा, बहुत होशियार हो आप लोग यार। T8 माइनस T4। हाँ, T9 ज्यादा है तो T9 माइनस T4 होगा, राइट। नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा। T9 माइनस T4 होगा। बच्चों अभी T4 मालूम है, T8 मालूम है, इफेक्टिवनेस अपने को पता है। क्या मिल जाएगा मेरे को यहां से? क्या वैल्यू आई T9 की? T9 कितना आ गया? 783.5। T8 आया था अपना 786। अब T10 कैसे निकालेंगे? फिर से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है भाई। T8 माइनस T10 इक्वल्स टू हो जाएगा T9 माइनस T4। जितना हीट इसने गेन किया उतना हीट इसने लॉस किया, तो यहां से मेरे को टेम्परेचर T10 मिल गया। T9 आया था टेम्परेचर 783.5 और T10 कितना आ रहा है? 503.8। T9 कितना बजा? 783.5 और T10 आ गया है 503. हीट सप्लाई बोलो। H5 माइनस H9 प्लस H7 माइनस H6 कितना आ गया? 743.4। करेक्ट है, सही निकाल रहा हूं ना ये? डब्ल्यू नेट कितना आएगा? जो बिना रीजनरेटर लगाए जो वर्क मिल रहा था, रीजनरेटर लगाने के बाद भी सेम एरिया मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो डब्ल्यू नेट मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यू नेट मेरा आ जाएगा 427। डब्ल्यू नेट आया मेरा 427.4 एंड नाउ आई गॉट द एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 57.49। तो क्या बात समझ में आई इतना करने के बाद? किससे बढ़ गई? हाँ, तो मुद्दे का बात यह है कि अगर आप सिर्फ इंटरकूलिंग और रीहीटिंग करते हो तो वर्क आउटपुट तो बढ़ जाता है, लेकिन एफिशिएंसी सिंपल ब्रेटन साइकिल से कम हो जाती है। लेकिन इंटरकूलिंग और रीहीटिंग के साथ में अगर आप रीजनरेशन ऐड कर दो तो इंटरकूलिंग और रीहीटिंग ने वर्क तो ऑलरेडी बढ़ा दिया था, अब एफिशिएंसी जो है वो ब्रेटन साइकिल की तुलना में और बढ़ जाती है।
दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अच्छा एक चीज और तुमको बताऊं, एक और साइकिल अपन चलो देख लेते हैं फटाफट, कि अगर मान लो मैं रीहीटिंग और इंटरकूलिंग नहीं किया होता, अगर मैं रीहीटिंग और इंटरकूलिंग नहीं किया होता, ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, करने के लिए आपको दिया था, चलो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रेटन साइकिल मैं यूज कर रहा हूं विदाउट रीहीटिंग एंड रीहीटिंग। क्या कर रहा हूं मैं इसमें, सिर्फ रीजनरेटर लगा रहा हूं, सिर्फ रीजनरेटर लगा रहा हूं। तो 1 2 3 एंड 4 करेक्ट है। 1 2 3 4 अपन निकाल चुके थे टेम्परेचर। टेम्परेचर पॉइंट 2 पे कितना था, 562.03 और डब्ल्यू नेट कितना आया था, हाँ ब्रिटेन में, ब्रिटेन में 298 आया था क्या, ब्रिटेन में वर्क कितना आया था 298.9। ठीक है, ये ब्रिटेन साइकिल था, इसमें मेरे को वर्क डन मिला था 298.9 और एफिशिएंसी मेरे को मिली थी 46.6%। राइट, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ब्रिटेन साइकिल में सिर्फ एक रीजनरेटर लगा देता हूं। सिर्फ एक रीजनरेटर लगाऊंगा तो साइकिल में क्या चेंज आएगा, साइकिल के डायग्राम में क्या चेंज आएगा, 2 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, 5 और 6। करेक्ट है। अगेन मैं यूज कर रहा हूं इफेक्टिवनेस ऑफ 0.8, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, T5 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T क्या, T4 माइनस T2। तो यहां से मेरे को मिला T5 कितना आया, 624.8। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अब आप हीट सप्लाई निकाल सकते हो, दैट इज CP 1200 माइनस 624.8 कितना आया, 578.9। एफिशिएंसी क्या हो गई, डब्ल्यू नेट 298 रहा, नेटवर्क पे कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ हीट सप्लाई रिड्यूस हुआ, नया एफिशिएंसी कितना आया 51.6%। तो मुद्दा क्या हुआ कि अगर आप सिर्फ रीजनरेटर लगा देते हो, बात को ध्यान से सुनना, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप सिर्फ रीजनरेटर लगा देते हो तो वर्क में आपको फायदा नहीं मिलता, एफिशिएंसी बढ़ती है लेकिन बहुत ज्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होती। लेकिन जब आप तीनों चीजों को ऐड कर देते हो तो वर्क तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में एफिशिएंसी देखो, आज सिर्फ रीजनरेटर यूज किया था तो एफिशिएंसी आई थी 51.6, जब रीजनरेटर के साथ में आपने इंटरकूलर और रीहीटर भी यूज कर दिया तो एफिशिएंसी बढ़ के हो गई 57.5%। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब यह है कि कभी भी जब आप मॉडिफिकेशन करोगे, आप सिर्फ रीहीटर या सिर्फ इंटरकूलर या सिर्फ रीजनरेटर का इस्तेमाल नहीं करोगे, आपको तीनों चीजों को इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। एक चीज का इस्तेमाल करने से, इंटरकूलर यूज कर लिया मान लो खाली, तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, नुकसान हुआ। रीहीटर यूज किया, अगेन वही होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सिर्फ रीजनरेटर यूज किया, एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी लेकिन वर्क पे कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप तीनों को ऐड कर देते हो तो एफिशिएंसी भी बढ़ती है और नेट वर्क आउटपुट भी बढ़ता है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। तो समझ में आया ये तीनों मॉडिफिकेशन। चलिए, आइसेंट्रोपिक efficiencies of compressor and turbine, or that is actual Brayton cycle, that is actual Brayton cycle.
बाबू आपको क्या लगता है कि ये साइकिल में प्रैक्टिकली क्या नहीं होगा? कांस्टेंट प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन चलो अपन मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट लीक प्रूफ है, तो 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। वो उतना दिक्कत का विषय है क्योंकि ऑल डिजाइन हम लीक प्रूफ ही करते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर में अंतर आता नहीं है, तो उसको भी अपन एक टाइम के लिए निगलेक्ट कर देते हैं कि प्रेशर में कोई चेंज, प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है। अब बताओ मेरे को क्या होना नितांत आवश्यक है, चाहे आप कितना भी केयरफुल डिजाइन करो? चेंज होगी, बढ़ेगी या घटेगी? एंट्रोपी घटेगी। बेटा एंट्रोपी अगर घटेगी तो ये प्रोसेस हो जाएगी इम्पॉसिबल। क्यों? देखो, कंप्रेसर और टरबाइन हम इस दोनों को मानते हैं एडियाबेटिक, इन दोनों को हम मानते हैं एडियाबेटिक। तुम कहोगे कि सर प्रैक्टिकली तो नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत कम हीट लॉस होता है जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो कंप्रेसर और टरबाइन दोनों को हमने मान लिया एडियाबेटिक। इज दैट क्लियर? अब मान लो मैं 1 से 2 तक सीधी लाइन खींचा, तो इसका मतलब हुआ कि जो कंप्रेशन का प्रोसेस हुआ वो रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, क्योंकि एडियाबेटिक है इसलिए सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज नहीं होगी। और यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया मेरा वर्किंग फ्लूइड का भी एंट्रोपी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कंप्रेशन जो है वो रिवर्सिबल कंप्रेशन हो गया। रियलिटी में तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो जो एक्चुअल मेरे को कंप्रेसर का आउटपुट पॉइंट मिलेगा वो 2 के किस साइड में मिलेगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? ऑब्वियसली सराउंडिंग की एंट्रोपी तो बढ़ नहीं रही, तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। तो एक्चुअल जो पॉइंट 2 आपको मिलेगा वो यहां पे मिलेगा 2 डैश पे। क्लियर? एक्चुअल पॉइंट जो है वो आपका 2 डैश पे मिला, राइट? चलो, सिमिलरली टरबाइन में भी मैंने आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन लिया है, लेकिन ये आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होगा नहीं, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होगा नहीं। तो बच्चे एक्चुअल पॉइंट 4 हमें कहां मिलेगा? यहां पे मिलेगा, आप कह रहे हो यहां पे मिलेगा 4। अरे कॉमन सेंस यूज कर रहे बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस है, सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही, तो क्या होगा? तो क्या होगा, फ्लूइड की एंट्रोपी बढ़ेगी, राइट? तो यहां पे भी मिलेगा मेरे को राइट साइड में, यहां पे भी जो मेरे को मिलेगा वो मेरे को मिलेगा राइट साइड में। तो एक्चुअल साइकिल में हमको 2 एडिशनल पॉइंट मिल गए, 2 डैश और 4 डैश। इज दैट क्लियर? बच्चों अगर मैं आपको प्रेशर रेशियो दे दूं, तो आप ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ये एफिशिएंसी कौन सी साइकिल की होगी? ये एफिशिएंसी होगी उस साइकिल की जहां पे कंप्रेशन और एक्सपांशन आइसेंट्रोपिक था। यानी कि ये 1 2 3 4 की एफिशिएंसी आप निकाल लोगे ये फॉर्मूले को यूज करके, ओके? लेकिन एक्चुअल साइकिल कौन सी है? एक्चुअल साइकिल कौन सी है? 1 2 डैश 3 4 डैश 1, राइट? बच्चों अब यदि मैं आपको प्रेशर रेशियो दे दूं, टी मीन और टी मैक्स दे दूं,
क्या आप एक्चुअल साइकिल को सॉल्व कर सकते हो? निकल जाएगा एक्चुअल साइकिल। एक्चुअल साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, आइडियल साइकिल की नहीं। टी मीन और टी मैक्स दे दिया तो क्या आप एक्चुअल साइकिल की एफिशिएंसी या वर्क आउटपुट निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? अच्छा, कैसे निकालेगा बेटा? टी में क्या क्या टी टी मैक्स टी फोर डैश हो जाएगा। टी मैक्स, हाँ टी थ्री मालूम चल गया, बोल। टी मीन टी वन हो गया, ये तो पहले से अपन पढ़ते आ रहे हैं, आगे बोल। आरपी से अपन टी टू और टी फोर निकाल लिए, हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व मेरे भाई। एक्चुअल साइकिल तुम्हारी जो है वो 1 2 डैश 3 और 4 डैश है। तो एक्चुअल साइकिल के लिए आप 1 तो जानते हो, 3 तो जानते हो, लेकिन आप 2 डैश और 4 डैश नहीं जानते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट डेटा का लगेगा। क्या लगेगा? पहला लगेगा कंप्रेसर एफिशिएंसी। देखो एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। फॉर्मूला को याद नहीं करना है, फॉर्मूले को समझना है। कंप्रेसर में आइसेंट्रोपिक वर्क कितना हो रहा है? आइसेंट्रोपिक वर्क डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक मेरे को मिला एच टू माइनस एच वन। एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप कितना हुआ? एच टू डैश माइनस एच वन। क्या ये बात समझ में आ रही है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कौन सी है? 1 से 2। और एक्चुअल प्रोसेस कौन सी है? 1 से 2 डैश। तो आइसेंट्रोपिक वर्क कितना हुआ? एच टू माइनस एच वन। और एक्चुअल वर्क कितना हुआ? एच टू डैश माइनस एच वन। क्लियर? विच वन इज ग्रेटर? कौन सा बड़ा है? डायग्राम सामने है यार। कौन सा बड़ा है? काम करना पड़ा है, तो जब रिवर्सिबल होगा तो कम काम करना पड़ेगा। एक्चुअल में मेरे को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो बड़ा कौन हुआ? एक्चुअल या एक्चुअल बड़ा हुआ कि एसिंट्रोपिक बड़ा हुआ? तो कंप्रेसर एफिशिएंसी क्या बन जाएगी? कौन ऊपर आएगा? डिनोमिनेटर में कौन आएगा? न्यूमिनेटर में कौन आएगा? डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक कम है तो वो न्यूमिनेटर में जाएगा और डेल्टा एच एक्चुअल नीचे आएगा। करेक्ट है? तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा मेरा? डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक यानी कि T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 डैश माइनस T1। कंप्रेसर एफिशिएंसी आपको दिया हुआ है, ये लिखा है ना म्यूसी। हाँ, तो कंप्रेसर एफिशिएंसी आपको दिया है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? यहां से आपको मिल जाएगा T2 डैश। इज दैट क्लियर? चलिए, अब मेरे को डिफाइन करना है टरबाइन एफिशिएंसी। टरबाइन के केस में एक्चुअल वर्क कितना है और आइसेंट्रोपिक वर्क कितना है? एक्चुअल वर्क डेल्टा एच एक्चुअल कितना है? एच थ्री माइनस एच फोर डैश। और डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक कितना है? एच थ्री माइनस एच फोर। विच वन इज ग्रेटर? आइसेंट्रोपिक और एक्चुअल? एक्चुअल बड़ा है। अरे देख रहे बच्चे, T3 टेम्परेचर जो है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। 4 डैश जो है वो 4 से ज्यादा है, तो क्या होगा? T3 माइनस टी फोर डैश इज लेस देन T3 माइनस टी फोर। तो कौन सा वर्क
कम है एक्चुअल की आइसेंट्रोपिक? एक्चुअल वर्क कम है तो टरबाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा? फिर तो उल्टा ही आएगा। एफिशिएंसी एक से कम होती है भाई, तो छोटा कौन सा है? ए में और आइसेंट्रोपिक में डेल्टा एच ए और डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक, छोटा कौन है? हाँ, छोटा एक्चुअल है ना, तो जो छोटा रहेगा वो न्यूमरेटर में रहेगा, जो छोटा रहेगा वो न्यूमरेटर में रहेगा, तभी तो तेरा एफिशिएंसी एक से कम आएगा ना बेटा। तो छोटा यहाँ पे कौन सा है? एक्चुअल है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा एच एक्चुअल डिवाइडेड बाय डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक। करेक्ट है। तो एक्चुअल मेरे को क्या मिला था? T3 माइनस T4 डैश डिवाइडेड बाय T3 माइनस T4। राइट? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए राइट डाउन। A Brayton cycle operates between 1200 and 300 Kelvin. Pressure ratio is 9. Pressure ratio is 9. Determine the percentage change निकालना है ना। डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन एफिशिएंसी if a regenerator of 80% effectiveness is used. 80% effectiveness is used. Condition 1. Compressor and turbine efficiencies are 100%. Condition 2. Compressor efficiency 75% and turbine efficiency 85%. टर्बाइन एफिशिएंसी जो है वो हमेशा कंप्रेसर एफिशिएंसी से ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन दिख रहा है क्या, या डिटेक्ट कर दूं? दिख रहा है? सॉल्व करो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट थे। क्या दो पार्ट थे? पहला था आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड एक्सपांशन। 100% एफिशिएंसी हुई, मतलब क्या हुआ? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और एक्सपांशन हुआ। तो इसको अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। विदाउट रीजनरेटर
विदाउट रीजनरेटर मेरे को डब्ल्यू नेट मिला था कितना, 298.9 और एफिशिएंसी आई थी 46.6%। विथ रीजनरेटर वर्क डन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एफिशिएंसी चेंजेस टू 51 कितना 51.6%। तो परसेंटेज चेंज इन एफिशिएंसी कितना मिला, 51.6 माइनस 46.6 डिवाइडेड बाय 46.6 इंटू 100 कितना आ गया। तो सिंपल ब्रेटन साइकिल में जब आपने रीजनरेटर आइडियल ब्रेटन साइकिल में जब आपने रीजनरेटर यूज किया तो एफिशिएंसी बढ़ गई 10.72%। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्चुअल साइकिल की। अब बात कर लेते हैं एक्चुअल साइकिल की। वन टू थ्री फोर, क्या ये आप निकाल चुके हो 1 2 3 4? 1 2 3 4 निकाल चुके हो, लेकिन एक्चुअल साइकिल में क्या आएगा, 0.2 डैश आएगा और 0.4 डैश आएगा। करेक्ट है। तो पहले मैं T2 डैश निकाल लेता हूं, कैसे निकलेगा। कंप्रेसर एफिशिएंसी क्या फॉर्मूला है, जल्दी बोलो, डायग्राम देख के बताओ मेरे को। T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 डैश माइनस T1। तो यहां से मेरे को मिला T2 डैश कितना आया, 649.36। क्लियर बच्चों। अब मेरे को चाहिए T4 डैश, तो टर्बाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला बोलो हर्ष। T3, वेरी गुड। T3 माइनस T4 डैश डिवाइडेड बाई T4, तो कितना मिल गया, कितना आया, हाँ अरे यार इसमें गलती करो, टर्बाइन एफिशिएंसी कितना 85% दिया था ना। चेक कर लो बेटा, गलती मत करना, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। 724 आ गया। क्लियर है बच्चों, यस नो। व्हाट इज हीट सप्लाई, S3 माइनस S21 क्या होता है, H3 माइनस H2 डैश। तो हीट सप्लाई कितना आ गया, कितना 550.7 किलो जूल पर केजी। रिजेक्शन कितना होगा योगेश्वर, वेरी गुड, H4 डैश माइनस H3, 6 कहाँ है बेटा, हाँ 1 होगा ना, 6 कहाँ है यहाँ पे, H1 होगा ना, हाँ। तो रिजेक्शन कितना आया, कितना आया, 424.3 किलो जूल पर केजी। तो डब्ल्यू नेट कितना आ गया, एक सौ 26 के आसपास कुछ आएगा। $126.36। हीट सप्लाई हुआ था 550, तो एफिशिएंसी आ गई कितनी, अरे यार 126 डिवाइडेड बाय 550 करो ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, कितना 22.9%। तुम्हारा 19 कैसे आ रहा था कुणाल,
कहाँ गलती किए थे? अभी आ गया सही। तो एक्चुअल साइकिल में मेरे को एफिशिएंसी मिली, पहले मेरे को मिली थी 46, बट एक्चुअल साइकिल में वो रिड्यूस हो गई, आ गई 22.9 पे। अब अपन देखते हैं कि जब इसमें हम रीजनरेटर अप्लाई करेंगे, तो कितना इंप्रूवमेंट मेरे को एफिशिएंसी में मिलता है। चलो बच्चों, यहां पे आपने टेम्परेचर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हुआ है। 2' और 4' का टेम्परेचर हम निकाल चुके हैं, क्लियर है। अब रीजनरेटर यूज करेंगे तो क्या होगा साइकिल में चेंज, कहां पे आएंगे? 4' और 1 के बीच में, और 2' और 3 के बीच में 0.5 आ गया, और 4' और 1 के बीच में 0.6 आ गया, राइट? इज इट क्लियर बच्चों? चलिए, तो अब मेरे को निकालना है T2'। कैसे निकलेगा T2'? इफेक्टिवनेस क्या फॉर्मूला बनेगा? सॉरी, T2' तो मेरे को पता है ना। हाँ, फॉर्मूला क्या बनेगा? T5 माइनस, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय, बात समझ में आ रही है सबको? T4' माइनस T2'। क्लियर? So what is the value of T5? 709.46. 709.46. Am I clear? बच्चों बात समझ आ रही है नहीं? तो बेटा हीट सप्लाई कितना हुआ अभी? हीट सप्लाई क्या हुआ? Cp T3 माइनस T5। T3 आपको मालूम है, T5 आपने कैलकुलेट किया। हीट सप्लाई कितना आ गया? 493 किलो जूल पर केजी मेरा हीट सप्लाई आया। डब्ल्यू नेट कितना आएगा? डब्ल्यू नेट कितना आएगा? डब्ल्यू नेट जितना पहले था 126.36, अभी भी उतना ही रहेगा, 126.36। नाउ व्हाट इज द एफिशिएंसी आफ्टर रीजनरेटर? 126.3 डिवाइडेड बाय 493, अभी आ गया आपका एफिशिएंसी 29%। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलो जी, तो परसेंटेज चेंज इन एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। 29 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100, कितना परसेंट इंप्रूवमेंट है? 31.8%। क्या है भैया ये 31.8%? तो क्या बात समझ में आई? यहाँ पे दो क्वेश्चंस, जो दो पार्ट हमने सॉल्व किए, उससे क्या समझ में आया? हाँ, आइडियल ब्रेटन से कंपैरिजन में एक्चुअल ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी कम होगी, वो तो समझने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने को इरिवर्सिबल है, तो ऑब्वियसली कम होगा। समझने की बात यह है कि जब आप एक्चुअल साइकिल में रीजनरेटर का यूज कर रहे हो, एक्चुअल साइकिल में जब आप रीजनरेटर का यूज कर रहे हो, तो जो परसेंटेज इंप्रूवमेंट हो रहा है एफिशिएंसी का, वो 31% हो रहा है। जबकि आइडियल साइकिल में कितना इंप्रूवमेंट हुआ था? आइडियल साइकिल में जब आपने रीजनरेटर यूज किया था तो कितना? 10% का हुआ था। इसका मतलब एक्चुअल साइकिल में रीजनरेटर इज मोर इफेक्टिव।
बात समझ में आ रही है? तो यदि आप एक्चुअल प्लांट यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको रीजनरेटर लगाना अनिवार्य है। अभी जब आपके पास फ्री टाइम होगा तो एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, आराम से जब खाली होगा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, बैठे होगे तो सॉल्व करना इसको और देखना क्या क्या मिलता है। ब्रेटन साइकिल, टी मैक्स 1200, टी मीन 900, सॉरी, टी मीन 300, आरपी 9, राइट? इंटरकूलर and reheater and RG of effectiveness 0.8। ये क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने? ये क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने? आज ही की क्लास में सॉल्व किया है? अभी इसमें एक काम और कर लेना, कंप्रेसर एफिशिएंसी कर लेना 78% और टरबाइन एफिशिएंसी कर लेना 82%, और फिर इसको अगेन सॉल्व करके देखो कि क्या रिजल्ट आपको मिलता है। तो आपको क्लियर पिक्चर एक्चुअल ब्रेटन साइकिल की मिल जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, 45 मिनट। तो जब फ्री टाइम हो, जो कुछ करने का मन ना हो, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि सब क्वेश्चन अपना किया हुआ है, टेम्परेचर अपना निकाले हुए है, तो जब फ्री टाइम मिले तो इस क्वेश्चन को कर लेना। और ये जो क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसको 1 घंटे का टाइम लगाइएगा। 1 घंटे से पहले बन जाए तो वेल एंड गुड। कम से कम 1 घंटे एफर्ट इसमें करेंगे, देन आई विल डिस्कस इट। 1 घंटा कम से कम। अगर आप 35-25 मिनट में बना लेते हो तो अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं बनता है तो नहीं बन रहा है ये बोलने से पहले, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना ये बोलने से पहले क्या करना है? 1 घंटा कम से कम ट्राई करना है, और उसके बाद अगर नहीं बनता है तो फिर अपन कल उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लिया? अच्छा, अगर वो पीडीएफ फाइल मिल जाएगा तो क्वेश्चन वहां से मिल जाएगा। चलिए, वैल्यू का दिख नहीं रहा है वैल्यू। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है? तुम ही लोग तो करे हो यार। नेट वही 31 मेरे को ज्यादा लग रहा था, मेरे को भी 25 आ रहा है। वही मेरे को रीजनरेटर यूज करने के बाद डिवाइड करने में भी गलती करते हो। परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है? वही मैं बोला 31 तो कुछ ज्यादा ही। 12%, पहले आया था अपना 10%, और एक्चुअल साइकिल में इंप्रूवमेंट हुआ 12%। मोटा मोटी मुद्दा यही है कि एक्चुअल साइकिल में रीजनरेटर ज्यादा इफेक्टिव है। आइडियल साइकिल में 10% का ही इंप्रूवमेंट कर पाया था, यहाँ उसने 12% का इंप्रूवमेंट किया, राइट? तो जो क्वेश्चन दिया है, दो क्वेश्चन दिया हूँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे 1 घंटा कम से कम। और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, जो फ्री टाइम मिलेगा तो उसको ट्राई करके देख लेना। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो क्लियर है? रीजनरेटर करता क्या है, कैसे बढ़ा देता है? जो एनर्जी वेस्ट होने वाली होती है उसको वो एयर को प्री हीट करने के लिए यूज में ले आता है, राइट? चलो ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं। कल अपन लास्ट क्लास रहेगी अपनी एयर स्टैंडर्ड साइकिल की। इसके बाद फिर अपन साइकोमेट्री और रेफ्रिजरेशन स्टार्ट करेंगे, राइट?